अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो कि क्लस्टर ए का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, आज हम इसे देखेंगे और उसके बाद हम क्लस्टर बी के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को देखेंगे। ठीक है। शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वाले जो लोग होते हैं, ये बड़े ही अजीब व गरीब किस्म के इनके थॉट्स होते हैं। इन्हें ऐसे लगता है कि इनके पास कोई मैजिकल पावर है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ये लोगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इस वजह से इनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इनके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत कम होता है। इनके इस वजह से जो है ना रिलेशनशिप डिस्टर्ब होती हैं, ये सोशल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते हैं। डीएसएम के अकॉर्डिंग इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया ए में बताया गया है कि इनके जो सोशल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनमें डिस्टरबेंस होती है। और इसमें जो है ना इन्होंने नीचे कुछ सिम्टम्स दिए हैं, टोटल 9 सिम्टम्स। इनमें से कोई से 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे तो फिर हमारा क्राइटेरिया ए फुलफिल होगा। यहाँ पे नंबर 1 पे है आइडियाज ऑफ रेफरेंस एक्सक्लूडिंग डिलीजन ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनके जो थॉट्स होते हैं वो बड़े ही अजीब किस्म के होते हैं। मतलब कि ये इन अजीबोगरीब थॉट्स होते हैं। इन्हें ऐसे लगता है कि कोई मतलब कोई ऐसी चीज को ये अपने साथ रिलेट कर लेंगे जो कि एक्चुअल में ना होती हो। ठीक है। लेकिन इसमें आपने इस चीज का ख्याल रखना है, उन्होंने कहा है कि एक्सक्लूडिंग डिल्यूजनल ऑफ रेफरेंस, यानी कि डिल्यूजन्स नहीं होनी चाहिए। डिल्यूजन्स एक अलग चीज है। डिल्यूजन्स हमारे फॉल्स बिलीफ होते हैं और वो जो है ना बहुत ज्यादा उस पे जो है ना इंडिविजुअल बिल्कुल उसमें रियलिटी के साथ ताल्लुक खत्म हो जाता है इंडिविजुअल का। लेकिन यहाँ पे रियलिटी के साथ कांटेक्ट रहता है। ठीक है। नंबर 2 पे है ओल्ड बिलीव्स और मैजिकल थिंकिंग दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड इज इनकंसिस्टेंट विद सब कल्चरल नॉर्म्स। यानी कि इनके अजीब किस्म के बिलीव होंगे, मैजिकल थिंकिंग होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये लोग कहते हैं कि हमारे पास, इन्हें ऐसे लगता है कि हमारे पास कोई मैजिकल पावर है, हमारे पास कोई ऐसी पावर है कि जिसकी वजह से हम हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अब ये टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट है तो या फिर सिक्स सेंस कह लें कि इन्हें ऐसे लगता है कि हमारी सिक्स सेंस बड़ी तेज़ है। हमें पहले से ही सारा कुछ पता होता है, जो कुछ भी होने वाला होता है किसी की भी लाइफ में। हम किसी के माइंड को पढ़ सकते हैं, किसी के माइंड में क्या चल रहा है हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह के इनके ओड बिलीव्स होते हैं और थिंकिंग इनकी होती है इस तरह। नंबर 3 पे है अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग बॉडीली इल्यूजन्स। और इनको जो है ना अनयूजुअल परसेप्शन इन्हें होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अपने ही ज़ात से लेकर इन्हें इस तरह की जो है ना परसेप्शन होती है कि ये बहुत ही कोई पावरफुल हैं, कि जिनके पास इतनी पावर है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सके। नंबर 4 पे है और थिंकिंग एंड स्पीच। और इनकी जो स्पीच है वो भी बड़ी अजीब तरीके से जो है ना होती है। अजीब तरीके से ये लोग बात कर रहे होते हैं। इनके बात करने का अंदाज बड़ा अजीब होता है। मतलब कि इन इन लोगों से बात करने के बाद ये रियलाइज होता है कि वाकई इन लोगों को जो है ना कोई इशू है, जो मतलब इस तरह से ये लोग अपने जो है ना बहुत ज्यादा अपने आप को वो करेंगे कि हमारे पास पावर है, हमें सब कुछ पता चल जाता है, हम सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, हमें जो है ना हमारे पास मैजिकल पावर है, हम बहुत बड़ी जो है ना हम कोई हस्ती हैं, इस तरह से। सस्पिशियसनेस और पैरानॉइड आइडिएशन। और इनमें जो है ना सस्पिशियसनेस भी होती है, ये सस्पिशियस होते हैं। इनअप्रोप्रिएट और कंस्ट्रिक्टेड इफेक्ट, यानी कि इनअप्रोप्रिएट होता है, यानी कि इन्हें नहीं पता होता कि इन्होंने कौन सी जगह पे किस तरह से बिहेव करना है। इनका बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट होता है। इनके जो इमोशंस होते हैं वो इनअप्रोप्रिएट होते हैं कि मीन्स के किस टाइम पे किस मौके पर कौन से इमोशंस शो करने हैं, कौन से इमोशंस
एक्सप्रेस करने हैं, इन्हें नहीं पता होता, ये इनअप्रोप्रिएट जो है ना इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं। बिहेवियर और अपीयरेंस इज ओड, ये वही बिहेवियर वाली बात आ गई कि जो मैंने बताई कि इनका जो बिहेवियर है वो भी इनअप्रोप्रिएट होता है, बड़ा ओड अजीब सा बिहेवियर होता है, बड़ा ही इसेंट्रिक टाइप का निराला सा जो है ना इनका बिहेवियर होता है, मतलब डिफरेंट अपने आप को जो है ना ये बाकी नॉर्मल लोगों से डिफरेंटली बिहेव करते हैं। नंबर 8 पे है लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंट्स अदर देन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। इनके जो है ना क्लोज फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, ये बिल्कुल होते ही नहीं है। इनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी कि इनके जो मदर फादर या सिस्टर्स यानी कि सिबलिंग्स वगैरह हैं, उनके अलावा इनका कोई दोस्त नहीं होता। नंबर 9 पे है एक्सेसिव सोशल एंजाइटी, इन लोगों को सोशल एंजाइटी होती है, और ये सोशल एंजाइटी इन्हें अपने पैरानॉइड फियर्स की वजह से होती है कि इनको ऐसा लगता है कि जो है ना लोग इन्हें जज कर रहे हैं, लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं, और इस वजह से जो है ना इन इन लोगों को सोशल एंजाइटी होती है, और इनके सोशल रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं। क्राइटेरिया बी में बताया गया है, डू नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर्स, यानी कि ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये स्किज़ोफ्रेनिया के कोर्स में, और बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर ये साइकोटिक फीचर्स में जो है ना नहीं होना चाहिए। ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, तो हम ऐसा जिसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के तौर पर ही डायग्नोज करेंगे, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ इसको मिक्स नहीं करेंगे। इसमें और स्किज़ोफ्रेनिया में डिफरेंस है कि ये शिज़ोटिपल एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया पर्सनैलिटी, उसमें भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आती हैं लेकिन वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में इंक्लूड नहीं है। और दूसरी बात ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया में रियलिटी के साथ कॉन्टैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है क्लाइंट का, और वो साइकोसिस में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे रियलिटी के साथ कांटेक्ट रहता है क्लाइंट का, अगर उसे फीडबैक दिया जाए और उसे उसके थॉट्स के लॉजिक पे बात की जाए, तो वहां पे जो है ना आपका क्लाइंट इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता है, अपने बिलीव्स को चेंज कर लेता है, क्योंकि इसमें बहुत रिजिड बिलीफ नहीं होते, इनके स्किज़ोफ्रेनिया में बिलीफ रिजिड होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लस्टर बी के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब क्लस्टर बी में चार पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आ जाते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और लास्ट वन नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। लास्ट वन मीन्स के क्लस्टर बी का लास्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसके बाद क्लस्टर सी स्टार्ट हो जाता है। अब हम स्टार्ट से देख लेते हैं क्लस्टर बी के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। सबसे पहले हमारे पास है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंटी सोशल अपने नाम से ही पता आपको चल रहा होगा इसके, ये एंटी सोशल मतलब कि सोशल लॉज को और सोशल नॉर्म्स को तोड़ने वाले जो होते हैं, वायलेट करने वाले लोग होते हैं, ये बेसिकली इनकी पर्सनैलिटी क्या होती है, सोशल लॉज को फॉलो नहीं करते, सोशल नॉर्म्स को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया ए में है अ परवेसिव पैटर्न ऑफ डिस रिगार्ड for and violation of the rights of others occurring since age 15 as indicated by three or more of the following symptoms। अच्छा, इसमें वो बता रहे हैं कि सोशल नॉर्म्स को, सोशल वैल्यूज को वायोलेट करते हैं ये लोग, और दूसरों के राइट्स को भी ये लोग जो है ना वायोलेट करते हैं, उनका भी हक मार, दूसरों का भी हक मारते हैं ये लोग। और 15 ईयर्स की एज में जो है ना ये इसका ऑनसेट होता है इस डिसऑर्डर का। और नीचे इन्होंने 7 सिम्टम्स दिए हैं, 7 में से कोई से 3 या 3 से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे तो हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया ए फुलफिल होगा। नंबर 1 पे है कंफर्म failure to conform to social norms with respect to lawful behavior as indicated by repeatedly performing acts that are grounds for
अरेस्ट, यानी कि ये ऐसे जो है ना इस तरह के वो करेंगे, सोशल नॉर्म्स को, सोशल लॉस को जो है ना ये क्या करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उनको फॉलो नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से जो है ना इनको अरेस्ट होना पड़े, मतलब इस तरह के इनका बिहेवियर होता है कि इनको जो है ना उस चीज पे सजा मिलती है। Deceitfulness, as indicated by repeated lying, you use aliases or conning others for personal profit or pleasure। डिसाइडफुलनेस यानी कि धोखा देना, या फिर जैसा कि झूठ बोलना, या दूसरों को जो है ना अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, या अपने पर्सनल जो है ना अपनी प्लेयर के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना, या दूसरों का मजाक उड़ाना, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इम्पल्सिविटी, फेलियर टू प्लान अहेड, इनमें ये लोग बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, इरिटेबिलिटी और अग्रेसिवनेस होती है इनमें, और इस वजह से ये लोग जो है ना फिजिकल फाइट्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी ऑफ सेल्फ और अदर्स, और इन्हें ना खुद की सेफ्टी की कोई परवाह होती है और ना ही दूसरों की सेफ्टी की कोई परवाह होती है। सोशल नॉर्म्स को, वैल्यूज को वायलेट करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर जो है ना रोड पे जो है ना बहुत ज्यादा तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, या फिर बाइक चला रहे हैं, और रास्ते में जो भी आ रहा है इन्हें नहीं परवाह कि कोई जो है ना इनके बाइक के नीचे आ सकता है, इनकी गाड़ी के नीचे आ सकता है, मतलब, और इन्हें ये भी नहीं परवाह कि इनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसी तरह से इन्हें ना अपनी परवाह होती है, ना ही दूसरों की जान की परवाह होती है। नंबर 6 पे है कंसिस्टेंट इरिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है इनका, एज इंडिकेटेड बाय रिपीटेड फेलियर टू सस्टेन कंसिस्टेंट वर्क बिहेवियर और ऑनर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। मींस के ये अपने जो है ना काम को लेकर बिल्कुल भी जो है ना रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बहुत ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करते हैं अगर इन्हें कोई काम भी दे दिया जाए। नंबर 7 पे है लैक ऑफ रेमोर्स, इनको कोई जो है ना वो नहीं होता, एहसास नहीं होता, बाद में इनको कोई पछतावा नहीं होता, एज इंडिकेटेड बाय बीइंग indifferent or to rationalizing having hurt, mistreated, stolen from another। यानी कि अगर इन्होंने किसी को हर्ट किया है, या किसी को मिसट्रीट किया है, मतलब किसी के साथ मिसबिहेव किया है, या फिर किसी को जो है ना किसी की कोई चीज चोरी की है, तो इन्हें इस चीज पे कोई जो है ना वो नहीं होता, कोई भी इनको बाद में पछतावा नहीं होता है। अभी मेरे जो है ना माइंड में वर्ड था और मेरी जुबान पे वर्ड जो है ना नहीं आ रहा था। नंबर बी पे है, क्राइटेरिया बी में, सॉरी, द इंडिविजुअल इज एटलीस्ट एज 18, यानी कि इसके डायग्नोसिस के लिए इंडिविजुअल की एज 18 होनी चाहिए, लेकिन इसका जो ऑनसेट है वो 15 ईयर की एज में स्टार्ट हो जाता है। देयर इज एविडेंस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर विद ऑनसेट बिफोर एज 15। अच्छा, 15 ईयर की एज से पहले जो है ना हम इसको कंडक्ट डिसऑर्डर कह सकते हैं, ठीक है, जब इसका ऑनसेट होगा। द occurrence ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर इज नॉट एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर। उसके बाद है हमारे पास बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये लोग, अच्छा, ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वालों की जो मेन चीज है, वो मेन सिम्टम है, वो ये है कि इनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है ना डिस्टर्ब होते हैं। यानी कि इनके ना रिलेशनशिप में और इनके इमोशंस में ना बैलेंस नहीं होता है। मतलब अगर किसी को प्यार करती हैं तो बहुत ही हद तक उस बंदे के लिए जो है ना ये लोग अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, और किसी से नफरत करेंगे तो बहुत ही उसकी भी पीक लेवल पे चले जाएंगे, मतलब दरमियाने वाला कोई हिसाब नहीं है। हम एक बैलेंस नहीं रखते हैं ये अपने रिश्तों में, ये अपने जो है ना रिलेशनशिप्स में बैलेंस नहीं रखते हैं, ये अपने इमोशंस में बैलेंस नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से इनको इनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं उनमें डिफिकल्टी आ रही होती है, और इनके इमोशंस जो है ना बहुत ज्यादा पीक पे फिर हो जाते हैं। अगर गुस्सा है तो बहुत पीक पे है, उस टाइम पे इन्हें कुछ समझ नहीं आती है, और अगर किसी पे प्यार आ रहा है तो वो बहुत पीक पे है, फिर इन्हें जो भी कहो कि वो जो है ना अगला बंदा बेशक उस काबिल ही नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जब इन्हें फीलिंग्स इस तरह से आ रही हैं, लव फीलिंग्स आ रही हैं, तो इन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर किसी की नहीं सुनते हैं।
और ये लोग अपने जो है ना इस डिस्टरबेंस की वजह से अक्सर लोगों की बाजुओं पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो कट्स वगैरह लगा लेते हैं, और बिल्कुल भी उन्हें डर नहीं लगता कि वो जो है ना अपनी बाजू पे कट लगा रहे हैं तो कोई ज्यादा बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो वो सेल्फ हार्म भी करते हैं ये लोग खुद को। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया ए में है परवेसिव पैटर्न ऑफ इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सेल्फ इमेज एंड affects and marked impulsivity beginning by early adulthood and present in a variety of contexts as indicated by five or more of the following। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इनके डिस्टर्ब हैं, उसमें इंस्टेबिलिटी है यानी कि वो स्टेबल नहीं है, इनकी सेल्फ इमेज में इंस्टेबिलिटी है, और इनमें जो है ना बहुत ज्यादा इम्पल्सिविटी होती है। और इसका जो ऑनसेट है वो अडल्टहुड में होगा। और इसमें जो है ना नीचे इन्होंने 9 सिम्टम्स दिए हैं, इनमें से कोई से 5 या 5 से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे तो हमारा क्राइटेरिया ए फुलफिल होगा, और तब हम कह सकते हैं कि हाँ इस पर्सन को जो है ना वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि डिसऑर्डर का मतलब ये है, डिसऑर्डर में डिस्टरबेंस आती है, ठीक है। जब तक किसी भी इंडिविजुअल के रिलेशनशिप में, उसकी वर्क लाइफ में, उसके जो डेली फंक्शनिंग है वहां पे डिस्टरबेंस नहीं आ रही है तब तक वो डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। और जब तक उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, उसकी जो है ना जो स्पेसिफिक एज बताई गई है वो एज नहीं है पूरी, तब तक हम उसको डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 पे है फ्रैंटिक एफर्ट टू अवॉइड रियल और इमेजिन्ड abandonment do not include suicidal or self-mutilating behavior covered in criteria 5। नंबर 2 पे है पैटर्न ऑफ अनस्टेबल एंड इंटेंस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरिंग बिटवीन अल्टरनेटिंग बिटवीन एक्सट्रीम्स ऑफ आइडियलाइजेशन एंड डी वैल्यूएशन। अच्छा, ये यहाँ पे वही है कि अनस्टेबल होते हैं इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, इनके उनकी जो इंटेंसिटी है एक टाइम पे, मतलब कोई भी अगर चीज़ है, अगर लव, अगर किसी के साथ जो है ना इनको फ्रेंडशिप है इनकी या लव है तो वो बहुत ही ज्यादा पीक पे होगा। और अगर किसी से हेट है तो वो भी बहुत ज्यादा पीक पे होगी, यानी कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी। और जिसके साथ एक टाइम पे अगर इन्हें किसी के साथ फ्रेंडशिप है तो उसके साथ इनकी अटैचमेंट है, तो उस टाइम पे उस पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल होंगे, उसके लिए फीलिंग इनकी जो है ना वो बहुत ज्यादा इंटेंस होंगी। इसमें वो आइडियलाइजेशन करेंगे, उन्हें डी वैल्यूएशन करेंगे, मतलब इतनी वैल्यू शायद वो पर्सन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होगा, यानी कि जितनी ये वैल्यू अगले पर्सन को दे देते हैं, और उनको जो है ना आइडियलाइजेशन करते हैं। नंबर 3 पे है आइडेंटिटी डिस्टरबेंस, और इस वजह से इनकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि इनके इमोशंस में बैलेंस नहीं होता, इनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें बैलेंस नहीं होता। तो इस वजह से इनकी आइडेंटिटी डिस्टर्ब होती है, मार्कली एंड परसिस्टेंटली अनस्टेबल सेल्फ इमेज इनका अनस्टेबल होता है, सेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि देखें आप एक पर्सन जिसके इमोशंस में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, जिसके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो खुद के बारे में भी जो उसका सेल्फ इमेज होगा वो भी अनस्टेबल होगा। नंबर 4 पे है इम्पल्सिविटी इन एटलीस्ट 2 एरियाज दैट आर पोटेंशियली सेल्फ डैमेजिंग, यानी कि वो कह रही हैं कि 2 एरियाज में जो है ना इनको जो है ना इम्पल्सिविटी इनकी शो होनी चाहिए सिम्टम्स में। जैसे कि खुद को जो है ना सेल्फ डैमेजिंग करना या खुद को सेल्फ हार्म करना, स्पेंडिंग, सेक्स, सब्सटेंस अब्यूज, reckless ड्राइविंग, माइंड चीटिंग।
नोट भी इन्होंने दिया है, डू नॉट इंक्लूड सुसाइडल और सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर कवर्ड इन क्राइटेरिया 5। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ये दो बात बताई है कि आपने इनका जो बिहेवियर है, सेल्फ हार्म बिहेवियर, आपने उसको सुसाइडल में काउंट नहीं करना है, ये सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर में नहीं देखना है, ये जस्ट सेल्फ हार्म करती हैं खुद को। और जो है ना, और ये नहीं है कि सेल्फ हार्म, आप लोगों ने देखा होगा कि ये लोग अगर सेल्फ हार्म करते हैं, जिस पर्सन के लिए करते हैं, उससे ये एक्चुअल में जिस पर्सन के साथ ये लोग अटैच होती हैं, जिसके साथ इनको बहुत ज्यादा प्यार होता है, अगर वो पर्सन इनको किसी तरीके से जितनी जो है ना अपनी तरफ से एफर्ट ये दे रहे हैं, उतनी अगले बंदे से ना मिले, अगले पर्सन से ना मिले, तो फिर ये सेल्फ हार्म करते हैं खुद को, और अगले पर्सन को भी ये दिखाते हैं और रियलाइज करवाते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं किस स्टेज तक पहुंच गई हूँ, तुम्हारी वजह से जो है ना मुझे ये कदम उठाना पड़ा है। तो अगले बंदे को जो है ना थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए भी ये इस तरह का बिहेवियर करते हैं। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी हम इसे कह सकते हैं। रिकरेंट सुसाइडल बिहेवियर, गेस्चर्स और थ्रेट्स, यानी कि देखो थ्रेट्स भी यहाँ पे आ गई हैं। इस तरह के जो है ना वो करना, बिहेवियर करना, कि जो कि जिसकी वजह से अगले पर्सन को ये लोग अगले पर्सन को रियलाइज करवा सके। नंबर 6 पे है अफेक्टिव इंस्टेबिलिटी ड्यू टू मार्क्ड रिएक्टिविटी ऑफ मूड, इंटेंस एपिसोड, डिस्फोरिया, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, और मतलब इनको जो है ना इनके मूड में भी जो है ना इंस्टेबिलिटी होती है। एक टाइम पे आप लोग देखें इनको, एक टाइम पे आप लोग इनसे बात करेंगे तो इनका मूड इतना ज्यादा अच्छा, इंतहाई अच्छा होगा कि आप कहेंगे कि यार ये मतलब ये कितनी अच्छी है। आपके माइंड में ये चीज आएगी उस टाइम पे, लेकिन 2 ही मिनट बाद वो बिल्कुल हाइपर हो जाएंगे, इम्पल्सिव हो जाएंगे, और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही पर्सन है कि जिससे 2 मिनट पहले मैंने बात की थी। तो इस तरह से इनके मूड में भी इंस्टेबिलिटी होती है। क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, इनको जो है ना एम्प्टीनेस की बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स होती है कि खुद को जो है ना खाली खाली महसूस करते हैं। नंबर 8 पे है इनअप्रोप्रिएट इंटेंस एंगर और डिफिकल्टी कंट्रोलिंग एंगर। और ये लोग, इनको जब गुस्सा आता है तो इनके लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और गुस्से में ये लोग अक्सर गलत फैसले करते हैं, गलत कदम उठाते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को जो है ना वो खत्म करते हैं, अक्सर अपने गुस्से की वजह से। नंबर 9 पे है ट्रांजिएंट स्ट्रेस रिलेटेड पैरानॉइड आइडिएशन और स्वेयर डिसोसिएटिव सिम्टम्स। अच्छा, इसमें जो है ना पैरानॉइड आइडिएशन यानी कि सस्पिशियसनेस होती है इन्हें, स्ट्रेस रिलेटेड पैरानॉइड आइडिएशन होती है, मतलब कि जिस पर्सन के साथ ये लोग बहुत ज्यादा अटैच होते हैं उसके साथ अगर इन्हें लव फीलिंग है तो इनको उस पर्सन को लेकर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, और उसको लेकर सस्पिशियस भी होते हैं कि ये लोग, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पीक पे इनके इमोशंस होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट देते हैं, बहुत ज्यादा यानी कि फिर ये इन लोगों को होता है कि मैं अपनी तरफ से अगर इतना ये किसी पर्सन के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो अगला पर्सन मेरे लिए इतना क्यों नहीं कर रहा? क्या मैं ये डिजर्व नहीं करती, या अगला पर्सन मेरे साथ लॉयल नहीं है, या वो मुझे चीट कर रहा है? तो इस तरह के जो है ना इनके थॉट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो है ना बेसिकली क्या होता है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। ये बेसिकली जो है ना ये लोग अटेंशन सीकर होते हैं, मतलब इनको होता है कि हर जगह पे बस इन्हीं अटेंशन दी जाए, और अटेंशन लेने के लिए ये लोग कुछ भी कर लेते हैं।
अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। प्रवासी पैटर्न ऑफ एक्सेसिव इमोशनैलिटी एंड अटेंशन सीकिंग बिगिनिंग बाय अर्ली अडल्टहुड, प्रेजेंट इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट एज इंडिकेटेड बाय 5 और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। यानी इनमें से, इन 8 सिम्टम में से कोई से 5 सिम्टम्स या 5 से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए, और इनका जो बिहेवियर है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग होगा। मतलब ऐसा ऐसे ऐसे काम करेंगे ये कि जिससे लोगों की अटेंशन इनकी तरफ हो, मतलब हर जगह पे ये लोग कहते हैं कि हम सेंटर ऑफ अटेंशन हो बस। नंबर 1 है इज अनकंफर्टेबल इन सिचुएशंस इन विच ही और शी इज नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे ये लोग सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं है, जहाँ पे इन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा, यहाँ उन जगहों पे सिचुएशंस में ये लोग बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। इंटरेक्शन विद अदर्स इन इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअली सेडक्टिव और प्रो प्रोवोकेटिव बिहेवियर। यानी कि दूसरों के साथ दूसरों के साथ जब इनका इंटरेक्शन होगा, तो ये अटेंशन के लिए जो है ना, सिर्फ दूसरों की अटेंशन, खुद को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाने के लिए ये लोग उनके साथ जो है ना वो सेक्सुअली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। नंबर 3 पे डिस्प्लेज रैपिडली शिफ्टिंग एंड शैलोज एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। और मतलब कि ये लोग रैपिडली जो है ना अपने शिफ्टिंग कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर किसी पार्टी में, किसी इवेंट पे ये लोग गए हैं, और वहां पे जो है ना ये लोग अपने ड्रेसिंग इस तरह से करके जाएंगे कि इन्हें देखा जाए, अपनी फिजिकल अपीयरेंस इस तरह से रखेंगे कि इन्हें हर जगह पे हर लोग जो है ना हर कोई इन्हें ही देखे। लेकिन अगर फिर भी वहां पे कोई नहीं देख रहा, तो फौरन से जो है ना स्विच कर लेंगे पर्सनैलिटी को। यानी कि कोई ऐसा एक्ट कर देंगे, कि ऐसा एक्ट करना शुरू कर देंगे कि जिससे सारे जो है ना इनकी तरफ मतवज्जा हो जाए। कंसिस्टेंटली यूजेस फिजिकल अपीयरेंस टू ड्रॉ अटेंशन और सेल्फ। यानी कि इस तरह की फिजिकल अपीयरेंस रखेंगे ये, कि जिससे सबकी अटेंशन इन्हीं की तरफ जाए। अगर जहां से ये चल के जा रहे हैं तो सब लोग इन्हीं की तरफ देखते रहें। Has a style of speech that is exclusively impressionistic and lacking in detail। यानी कि इनका स्पीच का जो स्टाइल होगा, वो सिर्फ अटेंशन लेने के लिए इस तरह की बातें करेंगे कि जिसमें जिसको कोई मतलब ही नहीं समझ आ रहा होता। मतलब बड़ी अजीबोगरीब बातें ये लोग कर रहे होते हैं सिर्फ अटेंशन लेने के लिए, और इन्हें नहीं पता चल रहा होता कि किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। उस टाइम पे इनको यही होता है कि सेंटर ऑफ अटेंशन रहें बस, और ऐसी बातें करेंगे कि जिनमें कोई डिटेल ही नहीं है, मतलब जिनकी कोई समझ ही नहीं आ रही है। शोज सेल्फ ड्रामाटाइजेशन थ्योरेटिकली एंड एग्जेजरेटेड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। यानी कि ऐसे इमोशंस ये लोग एक्सप्रेस करेंगे, या फिर सेल्फ ड्रामाटाइजेशन करेंगे कि ऐसा कोई, अगर किसी जगह पे इनको अटेंशन नहीं मिल रही है, तो वो ऐसा ड्रामा क्रिएट कर देंगे वहां पे कि लोग इनकी तरफ अटेंटिव हो जाएं। इज सजेस्टेबल इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स और सिर्कमस्टांसेस। यानी कि इनको, ये लोग जो है ना, अगर इन्हें दूसरे लोग इनकी तरफ मुतवज्जा ना हो, यानी कि इन्हें अटेंशन ना दी जाए, तो ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि लोग इनकी तरफ क्यों नहीं अटेंशन दे रहे हैं। और उसके जो भी सिर्कमस्टांसेस होते हैं वो भी इन पे जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। कंसीडर रिलेशनशिप्स टू बी मोर इंटीमेट देन दे एक्चुअली आर। अच्छा, ये अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी के साथ इनका एक दफा का इंटरेक्शन हुआ है ना, तो ये उस रिलेशनशिप को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करेंगे कि उसके साथ तो मेरा इतना गहरा ताल्लुक है कि मैं आपको जो है ना बता ही नहीं सकती या बता ही नहीं सकता। तो उनके साथ हालांकि इस हद तक रिश्ता होता भी नहीं है इनका, लेकिन फिर उसको एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं ये, और समझते हैं कि उसके साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। इस इनमें से कोई से 5 से ज्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, तो इसको फिर हम हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डायग्नोज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना हमारे पास है नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अच्छा, अब नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और हिस्ट्रियोनिक में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि नार्सिस्टिक में क्या होता है कि यहाँ पे ये लोग सेंटर ऑफ अटेंशन खुद होते हैं। मतलब अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देते रहते हैं नार्सिस्टिक वाले। मतलब जहां भी है ना, कोई इनसे बहुत बढ़ चढ़ के भी है ना, लेकिन उसको ये नहीं देखते, ये सिर्फ अपने आप को देखते हैं कि मैं कोई चीज हूँ। आजकल वैसे एक ड्रामा भी चला हुआ है,
मुझे नाम तो उस ड्रामे का नहीं याद है, लेकिन उसमें एक करैक्टर है सुल्तान, ठीक है? वहाँ वो आप लोग अगर वो ड्रामा देखें या उसके आपने प्रोमो वगैरह जो भी देखे हों, तो उसमें आप लोग देखें कि वो हर जगह पे सिर्फ खुद को ही इम्पोर्टेंस दे रहा है। इतनी ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस दे रहा है कि मतलब अगले बंदे को तो वो कुछ समझ ही नहीं रहा। बेशक अगला पर्सन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो, कहीं ज़्यादा जो है ना उसके मुकाबले में कॉम्पिटिटिव हो, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझता है और इनमें ग्रैंडियोसिटी होती है, ठीक है? लेकिन जो हिस्ट्रियोनिक वाले होते हैं, हिस्ट्रियोनिक वाले अटेंशन सीकिंग होते हैं, उनको अटेंशन चाहिए होती है दूसरों से। सिर्फ़ दूसरों की अटेंशन लेने के लिए वो इस तरह के डिफरेंट बिहेवियर्स करते हैं और अगर उन्हें अटेंशन ना मिले तो उससे उन्हें एंग्ज़ायटी होती है, ये चीज़ उन्हें बहुत डिस्टर्ब करती है। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। परवेसिव पैटर्न ऑफ ग्रैंडियोसिटी इन फैंटेसी और बिहेवियर, यानी कि इनमें ग्रैंडियोसिटी होती है, बस ये फैंटेसी ही में ही रहते हैं कि मैं मुझे तो लोग पता नहीं क्या समझते हैं, मैं तो पता नहीं क्या चीज़ हूँ। नीड फॉर एडमायरेशन के हर वक़्त बस ये कहते हैं हर वक़्त हमारी तारीफ़ होती रहे। लैक ऑफ एम्पैथी, इनमें एम्पैथी नहीं होती है किसी के साथ भी, जो है ना ये किसी की फीलिंग्स को उस तरह से नहीं समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एम्पैथी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन हमारे साथ अपनी कोई जो है ना कोई बैड लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो हमारी तरफ से इमोशंस या एक्सप्रेशन इस तरह से होने चाहिए कि हम उसकी उस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं जो उस पे गुजरी है। लेकिन इनमें ये चीज़ नहीं होती, ये अगले बंदे की उस चीज़ को उस तरह से महसूस नहीं करते हैं, किसी भी इमोशंस को या किसी भी तकलीफ को। Beginning by early adulthood and present in a variety of contexts as indicated by 5 or more of the following। नीचे 5 सिम्टम्स 9 सिम्टम्स सॉरी दिए गए, इनमें से कोई से 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स प्रेज़ेंट होंगे तो इसको हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहेंगे। हैज़ अ ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी कि खुद को सेल्फ इम्पोर्टेंस की क्या होगी, इनमें ग्रैंडियोस सेंस होगी कि बस मैं ही मैं हूँ। हर जगह पे इन्हें होगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं पता नहीं क्या हूँ, मैं जो है ना बहुत पावरफुल हूँ, अपने आप को ही सब कुछ, बस ये अपने आप को ही समझते हैं। एग्जैजरेटेड अचीवमेंट्स एंड टैलेंट्स, मतलब इतना टैलेंट और इतनी अचीवमेंट इन लोगों ने हासिल भी नहीं की होती जितना ये लोग बयान कर रहे होते हैं। एक्सपेक्ट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सुपीरियर विद जो है ना अ, अपने आप को जो है ना सुपीरियर करते हैं दूसरों से। इवन के इनके जो इनका जो अपना स्पाउस होता है उसके साथ भी ये लोग इसी तरह से होते हैं, अपने स्पाउस को भी कोई वैल्यू नहीं देते, उससे भी हमेशा जो है ना डी वैल्यू करते रहते हैं, डिस्करेज करते रहते हैं और खुद को हमेशा इंपॉर्टेंस देते रहते हैं कि अगर जो है ना तुम खुश हो तो मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ, मैं अच्छा हूँ तो इस वजह से तुम खुश हो, अदरवाइज तुमने खुश नहीं होना था, तुम जो है ना इस तरह से नहीं रह सकती थी। मतलब ये मोस्टली जो है ना मेल्स में होता है फीमेल्स की निस्बत, तो इसीलिए मैंने जो है ना ये एग्जांपल दिया है। नंबर 2 पे है इज़ प्रीऑक्युपाइड विद फैंटेसीज़ ऑफ अनलिमिटेड सक्सेस, यानी कि इन्हें होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हूँ, मेरे पास बहुत पावर है, बहुत ब्रिलियंस है मेरे पास बहुत ब्यूटी है और आइडियल लव है, और इन्हें ये होगा कि ये खुद बेशक किसी के साथ जो है ना इस तरह से अटैच हों या ना हो, लेकिन इन्हें ये होता है कि जो है ना जो दूसरा पर्सन है, जो भी इनका स्पाउस है, वो इनके साथ लॉयल होना चाहिए। उसकी लॉयल्टी उसकी तरफ से जो है ना ये लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसकी तरफ से क्रिटिसिज्म ये लोग बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन खुद ये जो कुछ मर्ज़ी करते रहें, अपने स्पाउस की तरफ से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं और ये खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ब्रिलियंस, बहुत ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल समझते हैं। नंबर 3 पे है बिलीव्स दैट ही और शी इज़ स्पेशल, अपने आप को कहते हैं कि बस मैं जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं पूरी दुनिया से, मैं हर एक इंसान से बहुत मुख्तलिफ हूँ। जिस तरह के लोग होते हैं नॉर्मली मैं उनसे बहुत यूनिक हूँ, बहुत मुख्तलिफ हूँ। Can only be understood by or should associated with other special और high status people, और दूसरे जो high status people होते हैं और जिस तरह से, तो ये खुद को उसी तरह से समझता है कि मैं उनका मुकाबले में हूँ, मैं उन्हें टक्कर दे सकता हूँ। रिक्वायर एक्सेसिव एडमायरेशन, इन्हें बहुत ज़्यादा तारीफ हर टाइम चाहिए होती है कि बस हर टाइम कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं कि अगला बंदा मजबूर हो जाता है कि इनकी तारीफ करे।
has a sense of entitlement, unreasonable expectation of especially favorable treatment of automatic compliance with his or her expectations। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि हर जगह पे जो है ना इनको दूसरों के साथ जो है ना ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन जो है ना अपनी अटैच कर लेते हैं कि इन्हें हर जगह पे एक फ़ेवरेबल ट्रीटमेंट दिया जाए, इन्हें इस तरह से ट्रीट किया जाए कि जैसे ये बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, जैसे पता नहीं ये कौन है। मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना चीफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पार्टी में या किसी इवेंट पे ये लोग गए हैं, तो वहाँ पे ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये वहाँ चले गए हैं तो उस इवेंट की जो है ना उस इवेंट की शान में इज़ाफ़ा हो गया है कि ये लोग वहाँ पे चले गए हैं, तो वहाँ पे अब इन्हें इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए कि लोगों को पता चले कि कोई बहुत जो है ना स्पेशल पर्सन जो है ना इस इवेंट में आया है। नंबर 6 पे है इज इंटरपर्सनली एक्सप्लॉयटेटिव, टेक्स एडवांटेजेस ऑफ अदर्स टू अचीव हिज और हर ओन एंड्स। यानी कि अपनी ज़ाती मफाद के लिए ये लोग दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं। लेक्स एम्पटी नहीं होती हैं लोगों में, इज़ विलिंग टू रिकॉग्नाइज और आइडली विद द फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स। दूसरों की फीलिंग्स की, दूसरों की नीड्स की इनको जो है ना अ, कोई परवाह नहीं होती, उनकी फीलिंग्स और नीड्स को नहीं पहचानते ये लोग। इज ऑफन एनवियस ऑफ अदर्स और बिहेवियर दैट अदर्स आर एनवियस हिम और हर। अच्छा ये लोग क्या करते हैं कि अपनी इन्हीं उसकी वजह से सो हम नंबर 8 पे थे ऑफ एन एनवियस ऑफ अदर्स और believes दैट अदर्स आर एनवियस ऑफ हिम और हर। ये लोग अच्छा ये लोग खुद हालांकि ना इन्हें जो है ना ये लोग इन्हें खुद ये लोग दूसरों से जल रहे होते हैं अगर कोई इनसे कोई बड़ा इनकी मौजूदगी में इनसे कोई बड़ा इनके ऊपर जो है ना या फिर कह लें कि किसी कंपनी में अगर ये लोग जॉब करते हैं, अगर इनका बॉस वहां पे आ गया है, तो ये क्या करेंगे वहां पे उससे जेलिस होंगे और फिर ये बिलीव क्या करेंगे, सोचेंगे क्या, इनका यकीन नहीं होता है कि वो मुझसे जलता है इसीलिए वो जो है ना मुझे मेरे काम में जो है ना इस तरह से नुक्स निकालता है, हालाँकि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट काम करता हूँ, मेरे जैसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। इस तरह से शोज़ एरोगेंट हॉटी बिहेवियर और एटीट्यूड्स। अच्छा और ये बड़ा जो है ना मगरूर किस्म का इनका बिहेवियर होता है, बड़े मगरूर होके ये लोग चल रहे होते हैं कि हम पता नहीं क्या चीज़ हैं, हम बहुत स्पेशल हैं, बहुत पावरफुल, यूनिक हैं, बहुत हमारे पास बहुत पावर है। सो ये था नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और यहाँ पे हमारा जो है ना क्लस्टर बी भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल हम क्लस्टर सी को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास के लिए जो है ना इतना ही काफ़ी है। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि वो लोग भी जो है ना इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।